एनर्जी सिक्योरिटी पिछले कई वर्षों से दुनिया के हर देश, हर ज्योग्राफी का बज़वर्ड। दुनिया का हर छोटा बड़ा देश अपनी एनर्जी सिक्योरिटी पर काम कर रहा है। तो फिर तो हम तो लगभग 150 करोड़ लोगों का देश है, ऊपर से दुनिया में सबसे तेजी से ग्रो करने वाली अर्थव्यवस्था वाले भी। एक ऐसा देश जिसमें पिछले लगभग एक दशक से ऊर्जा की खपत लगातार बढ़ी है, जिसे हर दिन अपने करोड़ों घरों और लाखों फैक्ट्रियों के लिए बिजली चाहिए, हजारों रेलगाड़ियों के लिए बिजली चाहिए, मोबाइल नेटवर्क और डेटा सेंटर के लिए बिजली चाहिए, सड़कों पर दौड़ रही कारों और ट्रकों के लिए फ्यूल और कारखानों के लिए गैस चाहिए। देखा जाए तो किसे बिजली, ऑयल और गैस नहीं चाहिए। कहने का मतलब यह है कि एनर्जी सबको चाहिए। आखिर सब कुछ ऊर्जा पर ही तो टिका है। और इसीलिए दुनिया के सबसे बड़े एनर्जी कंज्यूमर्स में से एक भारत के सामने दो सवाल हमेशा खड़े रहते हैं। पहला, क्या अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए हम हमेशा दुनिया के और देशों पर निर्भर रहना होगा? और दूसरा, क्या ऐसा दिन आएगा जब विश्वास के साथ हम कह सकेंगे कि हमारी एनर्जी नीड्स पूरी होती रहेंगी, बाकी दुनिया में भले कुछ भी हो? अब यह सवाल इंपॉर्टेंट है इसीलिए क्योंकि इन सवालों का जवाब खोजने के लिए सरकार ने पिछले लगभग एक दशक में कई बड़े बड़े कदम उठाए, जैसे फॉसिल फ्यूल्स पर निर्भरता कम करना और विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन और बायोफ्यूल जैसे सोर्सेस पर निर्भरता बढ़ाना। और इन कदमों के बाद अब एक नया कदम है कोल गैसिफिकेशन। जी हां, केंद्र कैबिनेट ने हाल ही में 37,500 रुपए करोड़ के महत्वाकांक्षी कोल गैसिफिकेशन मिशन को मंजूरी दे दी है। कोल गैसिफिकेशन यानी एक ऐसा प्रोसेस जो कोयले को गैस में बदल देता है। और आज के इस वीडियो में हम इसी गैसिफिकेशन ऑफ कोल को समझने का प्रयास करेंगे। ऐसे में हम शुरुआत करते हैं इस सवाल से कि आखिर गैसिफिकेशन ऑफ कोल होता क्या है। देखिए, आमतौर पर जब हम कोयले से एनर्जी प्रोड्यूस करने की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में बिजली घरों की तस्वीरें उभरती है। बिजली घर जहां कोयले को जलाया जाता है और उससे भाप बनकर टरबाइन चलाई जाती है जिससे बिजली पैदा होती है। लेकिन कोल गैसिफिकेशन एक अलग ही प्रोसेस है। इसमें कोयले को एक क्लोज्ड रिएक्टर में 1000 से 1500 डिग्री तापमान पर सीमित ऑक्सीजन और भाप के साथ प्रोसेस किया जाता है। और इस प्रोसेस का रिजल्ट होता है कोयले का टूटकर एक नई गैस में कन्वर्ट हो जाना। इस प्रोसेस से पैदा होने वाली गैस को सिंगैस यानी सिंथेसिस गैस कहा जाता है, जो कई गैसेस का मिक्सचर होती है, जैसे हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। और इस गैस से बिजली, फर्टिलाइजर्स, मेथनॉल, सिंथेटिक फ्यूल और हाइड्रोजन बनाया जाता है। अब अगला सवाल यह है कि हमारे देश को आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, पिछले लगभग 7 दशक से अगर हम जियोपॉलिटिक्स को ध्यान से देखें तो पता चलता है कि एनर्जी केवल अर्थव्यवस्था नहीं चलाती बल्कि ये वैश्विक राजनीति भी तय करती है। वैश्विक राजनीति में ओपेक का महत्व क्या है ये हम बीच बीच में देखते ही रहते हैं। 1970 ऑयल क्राइसिस ने दुनिया को दिखा दिया था कि अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए दूसरे देश पर निर्भरता कितनी खतरनाक साबित हो सकती है। और हाल के वर्षों में देखें तो सबसे प्रोमिनेंटली जिस घटना ने दुनिया के एक बड़े हिस्से की एनर्जी सिक्योरिटी को प्रभावित किया वह थी यूक्रेन रशिया वॉर। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप यूरोप की गैस सप्लाई प्रभावित हुई और कीमतें आसमान छूने लगी। और नतीजा, दुनिया के तमाम और देशों के साथ साथ भारत को समझ आया कि जिस देश के पास अपनी ऊर्जा नहीं उसकी अर्थव्यवस्था असुरक्षित ही रहेगी। और फिर आया फरवरी 2026 के अंतिम सप्ताह में शुरू हुआ वेस्ट एशिया वॉर। इसके बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो हुआ वो अपने देश के सामने चुनौती है। वैसे तो हम अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा तेल और गैस के रूप में आयात करते हैं, लेकिन एक चीज जो हमारे पास भरपूर है वह है कोयला। जी हाँ, भारत के पास दुनिया के सबसे बड़े कोयला भंडार हैं। और यही कारण है कि पहले यूक्रेन रशिया वॉर और अब चल रहे वेस्ट एशिया वॉर के दुष्प्रभाव को देखते हुए सरकार चाहती है कि कोल गैसिफिकेशन के माध्यम से इसी कोयले से गैस और केमिकल बनाए जाए। अब देखिए, भारत में गैसिफिकेशन ऑफ कोल कोई नई बहस नहीं है। इस विषय में पहले भी बातें होती रही हैं, पहले भी चर्चाएं होती रही हैं।
यूपीए 1 के दौरान ये चर्चा सबसे पहले तब हुई जब मनमोहन सिंह सरकार के तेजस्वी वित्त मंत्री पी चिदम्बरम जी ने ये घोषणा की कि भारत भी गैसिफिकेशन ऑफ कोल पर विचार कर रहा है। पर तब ये घोषणा किसी प्रेशर में की गई थी और वो प्रेशर था भारत और चीन के बीच लगातार हो रही तुलना का। तो चिदम्बरम साहब ने शायद घोषणा ये बताने के लिए की थी कि चीन की तरह हम भी अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के बारे में सोच रहे हैं, इसलिए कोल गैसिफाई करने पर विचार हो रहा है। ये बात और है कि इस पर यूपीए सरकार ने कभी कोई ठोस काम नहीं किया। इसके पीछे कारण क्या हो सकते हैं वो तो शायद राहुल गांधी और सीसीपी बता सकते हैं, जिन्होंने बाद में एक एमओयू साइन किया था क्योंकि दोनों एक दूसरे को नज़दीक से जानते थे। तो भारत में जब यह बहस शुरू हुई तब L&T दुनिया की मात्र दूसरी कंपनी थी जो गैसिफिकेशन ऑफ कोल के लिए आवश्यक इक्विपमेंट बना सकती थी। इसके अलावा चाइना की एक कंपनी ऐसी थी जो इक्विपमेंट बनाती थी। खैर, बाद में कोल इंडिया, BHEL, GAIL और NTPC जैसी कंपनियों ने इस क्षेत्र में प्रयोग शुरू किए, लेकिन लंबे समय तक इस तकनीक को आर्थिक रूप से व्यवहारिक नहीं माना गया क्योंकि तब मशीन्स महंगी थी, टेक्नोलॉजी इसकी काफ़ी कॉम्प्लेक्स थी और प्राकृतिक गैस अपेक्षाकृत सस्ती मिल रही थी। शुरुआती दिनों में गैसिफिकेशन ऑफ कोल का प्रोसेस उन कोल माइंस के लिए व्यवहारिक माना जाता था जिनमें माइनिंग करना एक मुश्किल काम था, लेकिन आज दुनिया बदल चुकी है। एनर्जी सिक्योरिटी अब केवल आर्थिक मुद्दा नहीं बल्कि रणनीतिक मुद्दा बन चुका है। इसलिए साल 2020 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2030 तक 100 मिलियन टन कोयले के गैसिफिकेशन का लक्ष्य रखा। अब अरब सरकार ने 37,500 रुपए करोड़ की नई योजना को मंजूरी दी है। भारत सरकार चाहती है कि गैसिफिकेशन ऑफ कोल के तहत प्रोजेक्ट में इस्तेमाल होने वाली तकनीक और मशीनें भारत में ही बनी हों। ये मोदी सरकार के आत्मनिर्भर भारत के दर्शन के तहत किया गया है। सीधी सी बात है, यदि तकनीक पूरी तरह विदेशी होगी तो हमें हमेशा दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ेगा और ऊर्जा क्षेत्र में ये काम जोखिम भरा माना जाता है। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी देश की रणनीतिक ताकत होता है। ऐसे में अगर तकनीकें विदेश नियंत्रित हों तो संकट के समय सप्लाई और मेंटेनेंस प्रभावित हो सकते हैं। अब एक विषय पर बात और हो जाए। देखिए, ये प्रोजेक्ट अभी हाल ही में कैबिनेट द्वारा अप्रूव किया गया है, तो इसके बाद इस प्रोजेक्ट को जो सबसे बड़ी चुनौती मिल सकती है वो है पर्यावरण की सुरक्षा में हरकान लोगों से। वैसे भी कोई भी प्रोजेक्ट जिसमें भारत को आत्मनिर्भर बनाने की ताकत होती है उसका विरोध वैश्विक स्तर पर होता ही है। अभी हाल ही में हमने देखा कि ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट का विरोध करने के लिए राजनेता राहुल गांधी एक्टिविस्ट बन गए थे। उनकी माताजी अखबार में कॉलम लिखकर एनवायरमेंटलिस्ट और जयराम रमेश सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन गए थे। ऐसे में अगर कल कोई व्यक्ति, संस्था, NGO या नेता आपके सामने आकर ये कहने लगे कि फलाने इंस्टीट्यूट की कोई रिपोर्ट कोल गैसिफिकेशन को पर्यावरण के लिए बहुत घातक बताती है, तो हमें कोई आश्चर्य नहीं होगा। ये बात और है कि एक्सपर्ट के अनुसार कोल गैसिफिकेशन पारंपरिक तौर पर कोयला जलाकर एनर्जी प्रोड्यूस करने से अधिक बेहतर तकनीक है। पर यहाँ हमें ये नहीं भूलना है कि कोयले के किसी भी तरह से एनर्जी में कन्वर्जन के खिलाफ पूरी दुनिया में एक्टिविस्ट विरोध ही करते आए हैं। विरोध अपनी जगह, पर हमें यह याद रखने की ज़रूरत है कि हमारा देश आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां उसे तेज़ी से बढ़ती अपनी अर्थव्यवस्था के लिए सस्ती और भरोसेमंद ऊर्जा चाहिए। और कोल गैसिफिकेशन मोदी सरकार के अभी तक के तमाम प्रयासों में एक नया अध्याय है। सरकार इसे ऊर्जा सुरक्षा, औद्योगिक आत्मनिर्भरता और भविष्य की हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था की दिशा में एक बड़ा कदम मान रही है। ऐसे में आने वाले वर्षों में यह भारतीय अर्थव्यवस्था के हित में है कि ये प्रोजेक्ट अपने निश्चित समय में पूरा हो ताकि भारत एनर्जी सिक्योरिटी के अपने प्रयास में सफल रहे। इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपर्ट विनायक चटर्जी का ये मानना है कि भारत के लिए गैसिफिकेशन ऑफ कोल कोई प्रोसेस नहीं बल्कि एक उद्योग होना चाहिए, क्योंकि इससे पैदा होने वाली गैसें दर्जन भर इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल होंगी और इसके साथ ही देश की एनर्जी सिक्योरिटी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। तो दोस्तों, अगर आपको गैसिफिकेशन ऑफ कोल प्रोजेक्ट पर हमारी सोच और हमारा ये प्रेजेंटेशन ठीक लगा हो तो हमारे इस वीडियो को शेयर करें। इसके साथ ही अपना कमेंट करके बताएं कि एनर्जी सिक्योरिटी के लिए सरकार और किन क्षेत्रों या प्रोजेक्ट पर काम कर सकती है।